हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरबी क्लासेस। और बिना ज्यादा बात के तुरंत चैनल को कर लिए सब्सक्राइब, लाइक। ठीक है, तो आज जो हम लोग को पढ़ना है वो है कुछ जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने देखा इंडिकेटर के बारे में कि इंडिकेटर क्या होता है, क्या इंडिकेट करता है। इंडिकेटर इंडिकेट कर रहा था कौन एसिड है कौन बेस। आज उसी के जो इंडिकेट कर रहा था एसिड और बेस, उसी में से एक पॉइंट उठा लिए एसिड को। तो एसिड को जानेंगे कि उनकी कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ हल्की फुल्की प्रॉपर्टीज की क्या होती है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बीच में। तो भी स्किप मत करिएगा लेक्चर को कि कहीं कहीं इंपॉर्टेंट नोट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहां पे देखने के लिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है एसिड की, देखते हैं पहली प्रॉपर्टी क्या है। तो पहली प्रॉपर्टी है कि ऑलमोस्ट ऑल एसिड सब्सटेंसेस हैव ए सार टेस्ट। ठीक है, जितने भी एसिड सब्सटेंस होते हैं ऑलमोस्ट सबके 99% या 90% एसिड जो भी हैं उनका जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, खट्टा होता है, सार इन टेस्ट होता है। ये पहली प्रॉपर्टी है, जनरल प्रॉपर्टी है एसिड्स की। दूसरा है कि एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। जैसा कि आपने इंडिकेटर वाले लेक्चर में देखा था कि ब्लू लिटमस को एसिड से जब टच कराते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड में। फिर मिथाइल ऑरेंज वाला देख लीजिए कि एसिड टर्न्स कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज टू रेड। मिथाइल ऑरेंज में मिथाइल ऑरेंज का कलर वो रेड कर देता है। फिर है कि मोस्ट ऑफ द एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। जो भी जितने भी एसिड्स हैं वो कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव मतलब ज्वलनशील पदार्थ होते हैं। जैसे अगर हाथ पे कहीं भी एसिड गिर जाए और कंसंट्रेटेड एसिड हो, तो सिर्फ डाइल्यूट ना हो, कंसंट्रेटेड हो, पूरा एकदम प्योर एसिड हो, तो हमारा हाथ जो है वो बहुत क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो जो भी एसिड्स होते हैं वो कैसा नेचर होता है, उनका कोरोसिव इन नेचर होते हैं। आप यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी लिख सकते हैं कि जब फिनोप्थिलीन में एसिड डालते हैं तो फिनोप्थिलीन का कलर चेंज नहीं होता है। तो ये जनरल प्रॉपर्टीज हैं कुछ जो नॉर्मल है कि एसिड का टर्न, एसिड का टेस्ट जो होता है सार होता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, मिथाइल ऑरेंज को रेड में कन्वर्ट करता है, फिर फिनोप्थिलीन को कलरलेस रहता है, कलरलेस ही रहने देता है। ठीक है, एसिड का जो नेचर होता है वो कोरोसिव नेचर होता है। तो ये नॉर्मल प्रॉपर्टीज है। और भी प्रॉपर्टीज है, जैसे अब देखना है कि एसिड जब किसी मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या देता है, मेटल कार्बोनेट के साथ क्या देता है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्या देता है। तो अब बारी बारी से उन रिएक्शंस को देखेंगे। पहले देखते हैं कि एसिड मेटल के साथ क्या देता है। तो जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो देखना है हमको, रिएक्शन विथ मेटल। जब एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो हमको क्या देगा। तो जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो मेटल का साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, कोई भी मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो अपने मेटल का एक सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है। जैसे एक एग्जांपल है, एसिड मान लीजिए हम ले लिए H2SO4 और मेटल ले लीजिए, मान लीजिए हम ले लिए जिंक। ठीक है, तो आप केमिकल रिएक्शन चैप्टर में भी पढ़े थे एक रिएक्टिविटी सीरीज। उसमें होता क्या था कि जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर देता है और खुद जाके वहां पे क्या होता है, बैठ जाता है। तो यहाँ भी वही होगा, ये जो मेटल है वो हाइड्रोजन से क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये जिंक यहाँ से आएगा और हाइड्रोजन को क्या करेगा, यहाँ से रिलीज करेगा। तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस क्या हो गई, रिलीज हो गई, और Zn यहाँ पे मिल जाएगा तो बन जाता है ZnSO4। ठीक है, यही है मेटल का साल्ट और यही है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो मोस्टली 90% वो मेटल का साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, और एग्जांपल देख लीजिए जैसे HCl। ठीक है, एक एसिड HCl ले लिए और यहाँ ले लिए हम Fe2 बैलेंस करने के लिए, तो ये बनेगा, फिर से वही होगा, जो आयरन है वो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है हाइड्रोजन से, तो वो हाइड्रोजन पे आएगा, अटैक करेगा और हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस करेगा। तो यहाँ से हमको निकल के बनेगा हाइड्रोजन गैस और FeCl, और 2 Cl है तो बन गया FeCl2। ठीक है, ये फिर से हो गया मेटल का साल्ट और हाइड्रोजन गैस क्या होगी, रिलीज हो गई। अच्छा, हम देख रहे हैं कि मोस्टली केसेस में आप और भी एग्जांपल देख सकते हैं कि हर जगह हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। इसका मतलब सिंपल सा ये समझ में आता है कि हर एसिड में हाइड्रोजन क्या है,
कॉमन है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो निकल कहां से रहा है, जो हम एसिड ले रहे हैं, उसी एसिड से हाइड्रोजन निकल रहा है और प्रोडक्ट साइड जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एसिड है उसमें कॉमन कौन सी चीज है, हाइड्रोजन है। क्या है कॉमन, हाइड्रोजन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे रिएक्शन विद मेटल खत्म हो गया। रिएक्शन विद मेटल में ये कि जब कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है। इसीलिए हम जो भी फूड स्टफ्स होते हैं जिसमें एसिड होते हैं उनको हम मेटल के बर्तन मतलब कॉपर या ब्रास के बर्तन में नहीं रखते हैं, क्योंकि जो मेटल है वो एसिड के साथ उसमें से रिएक्ट कर जाता है और पॉइजनस प्रोडक्ट बना देता है, पॉइजनस मतलब उसमें पॉइजन क्रिएट कर देता है जो हमारे हेल्थ को मतलब खराब कर देता है, ठीक है। तो ये ध्यान से, इस पे क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में है, ध्यान से मेरी बात को सुनिए कि हम जो जिस भी फूड स्टफ्स में एसिड होते हैं उसको हम मेटल के बर्तन में नहीं रखते हैं, मेनली कॉपर और ब्रास के, क्योंकि वो जब कॉपर ब्रास एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो उस मेटल का साल्ट बनाता है जो बहुत ही पॉइजनस होता है और हमारी हेल्थ को क्या करता है, खराब करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द फूड स्टफ कंटेन्स एसिड शुड नॉट बी केप्ट इन मेटल वेसल, स्पेशली कॉपर एंड ब्रास, because they react with metal layer and form poisonous compound which cause food poisoning and affect our health, ठीक है। तो जिस भी फूड में एसिड मतलब जो भी फूड स्टफ में एसिड पड़े होते हैं उनको मेटल के बर्तनों में नहीं रखा जाता है, क्योंकि वो अगर वो कॉपर और ब्रास के हैं तो बिल्कुल मत रखिए, क्योंकि वो मेटल लेयर के साथ रिएक्ट करेंगे और पॉइजनस सब्सटेंस बनाएंगे जो हमारे हेल्थ को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब 6 रिएक्शन विद कौन है उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट है रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब किसी एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ होता है तो क्या होता है, तो जब भी मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो बनता है सॉल्ट CO2 और H2O, ठीक है। यही चीज जैसे जनरल, यही जो रिएक्शन है जनरल उसको आपको याद रखना है कि जब कोई मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट देगा, CO2 देगा और H2O देगा। अब जैसे मेटल कार्बोनेट, कोई भी मेटल ले लीजिए, सोडियम, उसका कार्बोनेट मतलब CO3 Na2CO3 रिएक्ट कर रहा है मान लीजिए H2SO4 के साथ, तो आपको समझ में आ गया कि एसिड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो आपको इतना पता है क्या क्या देता है, सॉल्ट CO2 और H2O। सॉल्ट का फॉर्मूला नहीं पता है कोई बात नहीं, बट इतना तो पता है ना कि CO2 ये होता है और H2O ये होता है। आपको ये दोनों पता है, ये निकालने नहीं आ रहा है कि सॉल्ट का क्या फॉर्मूला बनेगा। हटाना शुरू करिए, एक कार्बन है, एक कार्बन को यहाँ से हटा दीजिए, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन को यहाँ से हटा दिया और एक और ऑक्सीजन, मतलब 3 ऑक्सीजन यहाँ से, एक कार्बन 3 ऑक्सीजन हट गया, बचा H2 यहाँ से हट गया, बचा क्या Na2SO4। तो फॉर्मूला क्या बन गया, Na2SO4, ये हो गया सॉल्ट का फॉर्मूला। लेकिन उससे पहले आपको याद होना चाहिए कि जब मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या क्या देता है, सॉल्ट CO2 और H2O। CO2 H2O का फॉर्मूला आपको पता है, निकाल दीजिए, जो बचा उसे को छाप दीजिए। तो यही है मेटल का सॉल्ट, या आप कह सकते हैं ये क्या है, सॉल्ट है, CO2 है, H2O है। ये किसका एग्जांपल था, मेटल कार्बोनेट का। एक और मेटल कार्बोनेट का एग्जांपल देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसका रिएक्शन करा दिए HCl के साथ, इसके साथ करा दिए HCl के साथ। अब आपको पता है कि 2 चीज बनेगा, एक तो परमानेंट बनेगा CO2 और एक क्या बनेगा H2O। इसको बैलेंस करने के 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब चलिए, अब आपको नहीं पता कि सॉल्ट क्या बन रहा है, लेकिन ये पता है कि CO2 और H2O निकल गए हैं। CO2 एक C निकल गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ का, एक ऑक्सीजन यहाँ का, मतलब ये तीनों ऑक्सीजन भी खत्म हो गए, तो CO3 यहाँ से गायब, 2 हाइड्रोजन यहाँ से गायब, बचा क्या Ca और Cl, Ca और Cl, और आगे क्या है 2, तो हो गया CaCl2। क्लियर है। मेटल कार्बोनेट जब भी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो देगा उसका सॉल्ट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड पानी निकालिए, जो बचा उसको लिख दीजिए, वही हो गया मेटल का सॉल्ट।
क्लियर है? तो ये था मेटल कार्बोनेट। आइए देखते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या देता है। तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी जब एसिड के साथ रिएक्शन देता है तो वही चीज देता है, सॉल्ट, CO2 और H2O। मेटल कार्बोनेट भी यही देता है और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी यही देता है। जैसे अब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो मान लीजिए हो गया NaHCO3 मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड मान लेते हैं HCl, रिएक्ट कर दिया। अब आपको फिर नहीं पता है सॉल्ट क्या बनेगा, लेकिन ये पता है CO2 और H2O क्या करना है, निकाल देना है। तो निकाल दीजिए CO2 और प्लस H2O। अब देखते हैं यहाँ बनता क्या है। एक C यहाँ से निकला, एक C यहाँ से निकला, 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, ये CO3 क्या हो गया, गायब। और फिर क्या होता है, 2 हाइड्रोजन यहाँ से चले गए, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से चले गए, बचा क्या Na और Cl। तो बचा क्या NaCl और आगे 2 लगा देंगे तो हो जाएगा बैलेंस, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बन गया NaCl। तो ये हो गया सॉल्ट, ये हो गया CO2 और हो गया H2O। तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या देता है हमारा, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी जब एसिड का रिएक्शन करता है तो देता है मेटल का सॉल्ट, मतलब NaCl दे दिया यहाँ पे, CO2 और H2O। ये जो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट ये एक तरह का बेस है। क्या है, अब देखिए घर में नॉर्मली एक प्रॉब्लम शुरू होती है कि एसिडिटी होने लगा, कुछ ज़्यादा बढ़िया चीज़ खा ली और खूब ज़्यादा खा लिए, तो जब एसिडिटी होती है तो खट्टी खट्टी डकार आती है, मतलब उसके अंदर हमारे पेट के अंदर एसिड का कंसंट्रेशन क्या होता है, बढ़ जाता है। किसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, एसिड का। अब एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ गया, उसको नॉर्मल करने के लिए हम बेस खा लेते हैं। ऐसा चीज खाएं जिसमें कैसा हो खाना, बेस हो, बेस। तो एसिड और बेस मिलकर क्या बना लेते हैं, सॉल्ट और वाटर, मतलब न्यूट्रलाइज हो जाता है एसिड, और एसिड क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है या सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसी का दूसरा नाम है बेकिंग सोडा। क्या है, बेकिंग सोडा। तो जब एसिडिटी बढ़ जाती है तो हम बेकिंग सोडा का एक पिंच क्या लेते हैं, खा लेते हैं, तो वो एसिड को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, और हमारी बॉडी में जो पेन होता है वो क्या होता है, रिलीफ हो जाता है। तो एसिडिटी में एसिड का कंसंट्रेशन, अगर मेरी बॉडी में एसिडिटी हो गई है मतलब एसिड का कंसंट्रेशन क्या हो गया है, बढ़ गया है। अब उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, बेस लेते हैं, ऐसा चीज खाते हैं जिसमें क्या हो, बेसिक नेचर का हो। तो हम बेकिंग सोडा या दुकान से इनो लाते हैं, तो बेकिंग सोडा जो करता है वो एक बेकिंग सोडा जो करता है वो एसिड को क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। एसिड को क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, और हमको जो पेन होता है वो क्या हो जाता है, रिलीफ हो जाता है। तो इस चीज को मैंने यहाँ पे फिर से लिख भी दिया है कि इफ ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी ड्यू टू ओवर ईटिंग, he or she is advised to take a pinch, एक drop मतलब pinch मतलब चुटकी भर, a pinch of baking soda because baking soda is sodium bicarbonate। ठीक है, कहा जाता है कि बेकिंग सोडा खा लीजिए, तो बेकिंग सोडा क्या है, आखिर बेकिंग सोडा एक सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जो क्या होता है, विच इज ए बेस एंड न्यूट्रलाइजेस द एसिड इन द स्टमक एंड द पर्सन गेट रिलीफ फ्रॉम द बर्निंग ड्यू टू एसिडिटी। जब एसिडिटी होती है तो आदमी, अब हमको तो नहीं होता है लेकिन इसको होता है, देखते हैं वो परेशान रहता है, जो तो भागता है जो पेट पकड़ पकड़ के। ठीक है, तो कहा जाता है अरे भाई बेकिंग सोडा ले लो, बेकिंग सोडा खा लो, जाओ दुकान से ले लो। तो बेकिंग सोडा क्या है, क्या करता है, साइंस के स्टूडेंट हैं, हम जानना चाहिए। बेकिंग सोडा बेस है, और जो पेट में ज्यादा एसिड हो गया है उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, जैसे चाय बना रहे हैं तो चाय बहुत ज्यादा मीठा हो गया है, तो थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा दूध डाल देंगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, सबको पीने भर का हो जाएगा। ठीक है, तो रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट, रिएक्शन विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, दोनों क्या देते हैं, वही सॉल्ट CO2 और वाटर। अब वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको या तो लिख लीजिए तुरंत अभी। तो नेक्स्ट है रिएक्शन विथ बेस, मतलब इसी एसिड का रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, बेस के साथ। तो ये आपके लिए बहुत पुराना रिएक्शन हो गया है, जब भी कोई एसिड और बेस मिलते हैं तो हमको देते हैं सॉल्ट और वाटर, जिससे एसिड का जो पावर था वो क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। इसी को बोलते हैं दिस प्रोसेस कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वही है जब एसिडिटी मतलब एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ गया तो उसके साथ हम क्या मिला दिए, बेस मिला दिए, तो एसिड क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे कि एग्जांपल
ले लेते हैं, जैसे बेस है NaOH प्लस HCl एक एसिड है, क्या है, एसिड है। तो दो चीज बनेगा, सॉल्ट और वाटर। तो वाटर निकाल दिए, दो हाइड्रोजन निकल गया, एक हाइड्रोजन यहाँ का, एक हाइड्रोजन यहाँ का, और एक ऑक्सीजन निकल गया, तो बचा Na और Cl। तो बचा क्या, NaCl। सिंपल है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट और वाटर। वाटर को लिख दीजिए, नहीं पता है सॉल्ट का फॉर्मूला क्या बनता है, वाटर इन दोनों में से मिला के वाटर का जो फॉर्मूला निकालिए, जो बचा लिख दीजिए, वही हो गया आपका सॉल्ट। ठीक है, तो इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सिंपल है, केमिकल रिएक्शन चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो जो नेक्स्ट है वो है रिएक्शन विद मेटेलिक ऑक्साइड, मतलब अब एसिड का रिएक्शन मेटल के ऑक्साइड के साथ कराया जा रहा है। तो क्या होता है, जब भी कोई मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो भी वही देता है, सॉल्ट और वाटर। क्या देता है, सॉल्ट और वाटर। जैसे एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट कर रहा था तो क्या दे रहा था, सॉल्ट और वाटर। एसिड जब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो भी क्या दे रहा है, सॉल्ट और वाटर। मतलब इसका ये है कि जो मेटल ऑक्साइड है उसका भी नेचर क्या है, यहाँ पे बेस है, उसका भी नेचर क्या है। जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है तो दे रहा था सॉल्ट और वाटर, जब एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो भी दे रहा है सॉल्ट और वाटर। मतलब मेटल ऑक्साइड और जो बेस है वो दोनों क्या है, सेम है। मतलब मेटल ऑक्साइड का जो नेचर है वो भी क्या है, बेस की तरह नेचर है। एक जैसे मेटल ऑक्साइड लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, एसिड ले लेते हैं HCl के साथ रिएक्शन किया तो हमको पता है कि सॉल्ट देगा और पानी देगा, तो पानी लिख दीजिए। अब पानी यहां से निकाल ले रहे हैं, दो हाइड्रोजन निकालना है, दो हाइड्रोजन निकल गया, एक ऑक्सीजन निकल गया, बचा Ca और Cl2। तो बना क्या, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। क्या है, कैल्शियम क्लोराइड एक तरह का क्या है, सॉल्ट है। तो जब एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या दे रहा है, सॉल्ट और वाटर। मतलब जो मेटल ऑक्साइड है उसका भी नेचर क्या है, बेस है। मतलब जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसका भी नेचर क्या है, बेस है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, बेस है। इसी तरह अगर हम कॉपर ऑक्साइड में, कॉपर ऑक्साइड इसका भी रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ तो बनता है सॉल्ट प्लस H2O। H2O निकालना है, निकाल दीजिए, यहां से दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, बचा CuCl2, बचा CuCl2। यह है कॉपर क्लोराइड। क्या है, कॉपर क्लोराइड। ये क्या था, कैल्शियम क्लोराइड। कितनी चीज ठीक है, क्लियर है। अब देखना यहाँ पे ये है कि जो कॉपर ऑक्साइड जब रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ तो दे रहा है सॉल्ट और वाटर। मतलब कॉपर ऑक्साइड का भी नेचर क्या है, बेस है। कैल्शियम ऑक्साइड का भी नेचर क्या है, बेस है। तो मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, अपने किस नेचर के होते हैं, बेस नेचर के होते हैं। इस पॉइंट को तुरंत लिख लीजिए कॉपी पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, बेस इन नेचर। क्वेश्चन आता है कि मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और वाटर देता है, क्यों? तो आपको बताना पड़ेगा कि मेटल ऑक्साइड का नेचर भी क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो यहां तक चीजें क्लियर है रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड तक, ठीक है। तो लीजिए एक और खुशखबरी आ गई, जिस तरीके से मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर था ठीक उसी तरीके से मेटल हाइड्रोक्साइड जो होता है वो भी बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। अभी जस्ट पढ़े हैं कि मेटल ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। अब जानना है कि मेटल ऑक्साइड तो छोड़िए, मेटल हाइड्रोक्साइड भी जो होता है वो भी बेसिक इन नेचर होता है। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका क्या नाम है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जब रिएक्शन किया एसिड के साथ तो दे रहा है सॉल्ट MgCl2 प्लस वाटर। तो ये भी जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है जब एसिड के साथ रिएक्शन किया तो सॉल्ट और वाटर दिया। तो सॉल्ट और वाटर कौन लोग देते हैं, जब एसिड के साथ क्या मिलता है, बेस। क्या मिलता है, बेस। इसका मतलब ये है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेसिक इन नेचर है, इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका यूज है वही एसिडिटी को कम करने के लिए। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में बहुत ज्यादा हो जाता है तो हमको जलन फीलिंग होती है, ठीक है, जलन फीलिंग होती है तो हमको क्या खाना होता है, बेस वाला सामान। तो एक तो बेकिंग सोडा था, एक और है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये एक एंटा एसिड बोला जाता है। एंटा का मतलब है अपोजिट, एक तरह का एसिड के अपोजिट। एसिड के अपोजिट कौन होता है, बेस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, एक बेस है जो किस में हेल्प करता है हमको, एसिडिटी में, एसिडिटी में। क्लियर है यहां तक। तो जो लास्ट जनरल प्रॉपर्टी है एसिड की वो है
कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये लास्ट है, लेकिन यहीं से एसिड्स को देखने की नजरिया ही बदल गया। क्योंकि देखा गया कि जब एसिड को पानी के साथ मिलाया जा रहा है, मतलब एसिड का जब सॉल्यूशन बनाया जा रहा है पानी के साथ, तो वो क्या कंडक्ट कर दे रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर दे रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है, मतलब उसके अंदर सॉल्यूशन में कुछ न कुछ अपने आयंसों में टूट रहा होगा, आयंस का फ्लो हो रहा होगा। कौन सी चीजें हैं जो सॉल्यूशन में फ्लो करने लगी और कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो गया। तो एसिड जो है अपने सॉल्यूशन में पानी के साथ क्या करते हैं, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करते हैं। तो यहीं से एसिड के बारे में और भी चीजें जाना गया कि एसिड था क्या। अभी तो बस यही जान रहे थे, जो खट्टा हो, जो जला दे, जो लिटमस पेपर को इस कलर से उस कलर में चेंज कर दे, फिनोप्सिन को यहाँ से वहां कर दे, मिठाई को यहाँ से वहां कर दे, ये था एसिड। और ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक पढ़े जान रहे थे, ये था एसिड। लेकिन अब जानेंगे कि एसिड होता क्या है, वो नेक्स्ट लेक्चर में, कि हम किस चीज को एसिड बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो केमिकल नेचर ऑफ एसिड है, कि केमिकल नेचर ऑफ एसिड में क्या क्या होती हैं, वो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहां तक जो भी प्रॉपर्टीज थी जनरल, वो क्या हो गई, क्लियर हो गई। लास्ट है बट नॉट लीस्ट, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और एक चीज और, चैनल को दबाकर सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर होना चाहिए। ठीक है, बता रहे हैं हम। चलिए, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।